हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सागर और आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके ऑन जिसमें हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का कि मार्केट पिछले एक दो हफ्ते में कैसे परफॉर्म किया है और क्या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं मार्केट में और जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है। और मैं अपने एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मुझे क्या लगता है कि मार्केट आगे कहाँ जा सकती है, किस तरह रिएक्ट कर सकती है, सब कुछ देखते हुए और हम आज जायज़ा लेंगे पाकिस्तान बैंकिंग स्टॉक्स का। सो बेसिकली मेरी वीडियो आज रिलेटेड है टू बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड है, लेकिन हम बाकी का जायज़ा भी लेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी 2-3 दिन पहले ही एक अनाउंसमेंट हुई है कि अम, अ, सऊदी हमारे एनर्जी फंड्स में और एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो कि एक न्यूज़ आई है अगर मैं देखें यहाँ पे, जिसकी वजह से मार्केट थर्सडे और फ्राइडे को बहुत ऊपर गई थी। द न्यूज़ अबाउट द इकोनॉमिक पैकेजेस फ्रॉम चाइना एंड सऊदी अरेबिया इन एडिशन टू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 मिलियन फ्रॉम द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। तो यानी कि काफ़ी एड्स भी मिल रहे हैं और सऊदी इन्वेस्ट भी करने जा रहा है हमारी ऑयल मार्केट में, जिसकी वजह से यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि स्टॉक्स लाइक PSO, अगर मैं आपको दिखाऊं PSO इस हफ्ते बहुत ऊपर गया है। देखें 154.83 पे चला गया है। अगर आप देखें ये पूरा इसी वीक का इंक्रीज़ है। अगर आप चेक करें, अगर मैं 1 मंथ का चार्ट आपके सामने खोलूं तो आप देखेंगे कि 146 पे था जब ये वीक स्टार्ट हुआ था और अब 154.83 पे ट्रेड कर रहा है। और 31 अक्टूबर को ही ये 140 था। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको ऑब्वियसली पहले पता चल जाता है कि ऐसा मूव आने वाला है, तो उसी वक्त वो बाय करना उसको शुरू कर देते हैं। आप OGDC को अगर चेक करें, OGDC भी बहुत अच्छा खासा ऊपर गया है। 3.925% का इंक्रीज़ है सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के दिन पे। तो इस तरह मतलब सारे स्टॉक्स ही ऊपर गए हैं। आप देखें 70 पे ट्रेड कर रहा था ये 7 नवंबर को, डायरेक्ट ऊपर चला गया 78 पे। अब देखें हमारी मार्केट का तो यही न्यूज़ तो आ गई और ऊपर चला गया, लेकिन आप ये कह नहीं सकते। कभी कभार न्यूज़ आती है और मार्केट रिएक्ट ही नहीं करती। अब फैटअप से हम ग्रे लिस्ट से बाहर हो गए, लेकिन मार्केट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया उस पर। इस न्यूज़ की वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया और तकरीबन 1000 पॉइंट्स मार्केट ऊपर चले गई और 43,000 पे अभी ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों मैं अगर ब्रीफ एनालिसिस अपने शेयर करूं तो कॉशियस रहें, ट्रेड ज़रूर करें आप, लेकिन मार्केट फिर से थोड़ा रेंज बाउंड रह सकती है, पीछे आ सकती है। अगर आपने कुछ स्टॉक्स मिस कर दिए हैं जैसे कि OGDC 77 पे, तो अभी ना लें, नीचे आएगा फिर परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप स्टॉक किस वैल्यू पे परचेज़ करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट बिल्कुल ही शूट कर जाएगी, क्योंकि अभी लॉन्ग मार्च वगैरह की जो चीज़ें चल रही हैं और पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं है। वंस पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर हो जाती है तो ये मार्केट बहुत ही ऊपर जाएगी। तो अभी इसी रेंज पे चलती रहेगी मार्केट, जो मेरा इसमें कहना है। मैं आपको एंड में एक छोटी सी टिप और दूंगा एक स्टॉक से रिलेटेड। जो स्टॉक पहले मैं चाह रहा था कि मैं उस स्टॉक पे पूरी एक वीडियो बना दूं, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको एक टिप दे दूंगा कि अगर आप चाहें तो उस स्टॉक में उस स्टॉक को परचेज़ करके एक छोटा सा प्रॉफिट अच्छा सा कमा सकते हैं इन नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ टू कम। मतलब 1-2 हफ्ते में आपका उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स पे एक वीडियो है। तो दोस्तों आज मेरी एक वीडियो बेसिकली तो मेरी जो होल्डिंग में है वो MCB है, लेकिन मैं बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने MCB बेसिकली क्यों लिया हुआ है। MCB मेरे हिसाब से, अब कुछ लोग होते हैं जो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बैंकिंग स्टॉक्स को बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं भी करते। तो ऑब्वियसली वो मीज़ान बैंक की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता तो वो इन स्टॉक्स को भी परचेज़ कर सकते हैं। मीज़ान बैंक जो अभी है वो बहुत ओवरस्टेटेड है, तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि अगर आपको बैंकिंग स्टॉक्स में जाना है तो आप उसको परचेज़ करें। भाई वैसे बहुत अच्छा स्टॉक है मीज़ान बैंक और फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा उसमें मैं देखता हूँ, ठीक है। और मेरा एक लिंक भी है मीज़ान बैंक से, तो खैर, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि
तो इस स्टॉक को आप ले सकते हो यार 90 पे आ जाए तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 113 बहुत ज़्यादा ऊपर है, 140 पे भी गया था, 140 से 113 पे आया है। तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मैं इसको परचेज़ कर लूँ, लेकिन अभी बहुत ऊपर है। अभी मैं इसको परचेज़ नहीं कर सकता। हालांकि बोनस शेयर्स वगैरह भी देता है और इसकी बैलेंस शीट तो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वही है ना, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होना एक बात है, कंपनी का अच्छा होना दूसरी एक बात है, लेकिन आप स्टॉक किस लेवल पे परचेज़ करते हो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं एमसीबी की, और मैं यूबीएल को भी इसके साथ लिंक करूँगा क्योंकि दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात इस स्टॉक की ये है, हालांकि ये 120 पे इस वक्त चल रहा है, मेरी बाइंग जो है 151 के करीब है इस स्टॉक की, तो ऊपर है लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं है इसमें। मैंने तो 170 पे परचेज़ किया था, देन मैंने एवरेज आउट करके इसको 151 पे ले आया हूँ। मैं मज़ीद अभी परचेज़ करके मज़ीद इसको बैलेंस आउट कर सकता हूँ और नीचे ला सकता हूँ क्योंकि मेरा स्टॉक पे काफ़ी ट्रस्ट है। अब ट्रस्ट क्यों है यार, 17 रुपये का डिविडेंड देता है पूरे साल, 17 रुपये का। सिंपली अगर मैं आपको 2021 से दिखाऊँ, ठीक है 2020 से चले दिखाता हूँ, 5 रुपये का डिविडेंड मार्च में, 15 रुपये का डिविडेंड दिसंबर में, 18 रुपये का डिविडेंड इसने दे दिया एक साल में। 2021 पे अगर आप आते हैं, 4.5 रुपये का डिविडेंड मार्च में, 5 रुपये का डिविडेंड जून में, 4.5 रुपये का डिविडेंड फिर से सितंबर में, फिर 5 रुपये का डिविडेंड दिसंबर में। हर क्वार्टरली डिविडेंड देता है। 2020 में इसने क्वार्टरली क्यों नहीं दिया, बिकॉज ऑफ कोविड इसने क्वार्टरली डिविडेंड नहीं दिया। आपको याद होगा कि एक रेगुलेशन पास हुआ था और एक लॉ आया था जिसमें ये कहा गया था, कंपनीज को बैक आउट किया गया था कि आप डिविडेंड्स अनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए उसने 2020 में हर क्वार्टर में नहीं दिया, लेकिन फिर क्लब करके दिसंबर में दे दिया था। तो 2021 का अगर आप काउंट करते हो तो यार देखो 4.5 रुपये और 5 रुपये हो गए 9.5 रुपये, और फिर 4.5 रुपये 13.5 रुपये, और फिर 5 रुपये 18.5 रुपये। अब 2020 में आओ, 5 रुपये डिविडेंड मार्च में, 4 रुपये डिविडेंड जून में, फिर 5 रुपये डिविडेंड सितंबर में, तो ऑलरेडी 14 रुपये का डिविडेंड दे चुका है। मैं 17 रुपये काउंट कर रहा हूँ मिनिमम, 18-19 रुपये यार डिविडेंड दे देता है ये। तो अगर मैं आपसे सिंपल मैथ्स करूँ, जैसे कि मेरी बाइंग है 150, आप लोग तो 120 रुपये पे ख़रीद सकते हो, और मैं भी इसको शायद और भी परचेज़ करूँगा इस लेवल पे। तो अगर सिंपली भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना, अब मेरी 150 पे बाइंग है, 150 के हिसाब से भी आपको बताऊंगा कितना % रिटर्न मुझे मिलता है पर ईयर इस पे, और आप लोगों को कितना रिटर्न मिल सकता है। तो फॉर एग्जांपल 150 पे मेरी बाइंग है, जस्ट अ सेकेंड, मेरी 150 पे बाइंग है और 1000 शेयर्स मैंने परचेज़ किए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई इसमें 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम मिनिमम डिविडेंड इसका लगा देते हैं, वैसे तो ये 18-19 रुपये दे रहा है यार, लेकिन 17 रुपये लगा देते हैं, ठीक है। तो 17 रुपये के डिविडेंड के हिसाब से, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको इधर कर देता हूँ, 150 शेयर पे ये देगा आपको 17 रुपये डिविडेंड, ठीक है। तो आपका डिविडेंड इनकम हो गई इस पर, जस्ट ये गलत हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट मैं बता देता हूँ। 150 की शेयर प्राइस थी, सॉरी मैंने 1000 शेयर्स लिए, तो 1000 शेयर्स पे 17 रुपये डिविडेंड, 17,000 रुपये आपको एक साल में। अब सिंपली अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो 11.33% रिटर्न है मेरा 150 की बाइंग पे। आप सोचें अगर आप इसको 120 की बाइंग पे लेते हैं, 14.17% रिटर्न आपको हर साल देता है, देगा ये अगर आपकी अभी की बाइंग होती है कुछ करे बगैर, और फिर अगर ऊपर जाता है तो कैपिटल गेन कमा के बाहर निकल जाओ, ठीक है। लेकिन ये मैं इसको प्रेफर नहीं करता निकलने के लिए, ये एक स्टैटिक रिटर्न है। 14% कहाँ मिलता है यार, 14% आजकल लोग बैंक्स दे रहे हैं क्योंकि रेट हाइक्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन इसमें आपको एक और फ़ायदा है ना, 14% रिटर्न लो, उसके बाद कैपिटल गेन हो, कल को ये शेयर 140 पे चला गया, आपकी 120 की बाएंगे, 20,000 रुपये रिटर्न लेके कट लो, सिंपल है। क्योंकि फिर से वो नीचे आएगा। तो मैं ये नहीं कहता, अगर आपको लॉन्ग टर्म लेना है तो उसके लिए भी बेस्ट है, और टेंशन फ्री शेयर है, मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप क्रिप्टो मार्केट में, अगर मुझे यकीन है कि आप लोग काफ़ी फॉलो भी करते होंगे क्रिप्टो मार्केट को, आप लोगों को पता होगा भी इसी वीक में एक FTX क्रैश हुआ है, FTT एक्सचेंज। सो कॉल्ड क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स कहते थे कि यार FTT तो मार्केट तोड़ देगा, नेक्स्ट BNB बनेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा।
ठीक है, क्या हुआ, सब पूरा सब लोगों के पैसे डूब गए इसमें। अब जो भी इसके पीछे कहानी है, बैलेंस शीट सैम ने गलत दिखाई या कुछ भी हुआ, इसके ओनर ने बैलेंस शीट गलत दिखाई या बहुत सारी बातें हैं जो इसको लेके हो रही है, लेकिन यार वहाँ रीज़न तो वो निकालेंगे ना। अब लूना के केस में भी रीज़न निकाला गया, लोगों के पैसे बर्बाद हो गए। FTX के केस में भी रीज़न निकालेंगे, लोग कह रहे थे नेक्स्ट PNB बनेगा, बहुत ऊपर जाएगा। अब सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो आप लोगों को वार्न किया था। तो यार सारे पैसे अगर आप लोगों के ऐसे डूब जाएँ, आप टेंशन में अलग रहो, इससे बेहतर नहीं है कि आप एक स्टेबल चीज़ पे इन्वेस्ट करो जो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ रिटर्न तो देगी। हाँ, मैं ये क्रिप्टो के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने खुद भी लॉसेस किए हैं, उस पे भी मैं आगे बात करूँगा। थोड़ी थोड़ी मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन मैं जिस कॉइन्स में करता हूँ वो मैं आपको आगे बढ़ जाके बताऊँगा। मेरे से 3-4 कॉइन्स हैं यार, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी अगर बंदा उनमें डाल दे तो बेहतर है, कम से कम इस तरह की चीज़ें तो नहीं होंगी। लोग कहते हैं FTX, KCS, लूना में डालो, सोलाना में डालो, 220 का अभी $12-13 पे वो ट्रेड कर रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो खैर कहने का मकसद ये था। इसके अलावा देखें UBL स्टॉक की मैं कह रहा था, UBL हर साल ₹16 डिविडेंड देता है, ठीक है। ₹110 पे चल रहा है, हर साल ₹16 डिविडेंड। मैं ये कह नहीं रहा, ये देखें आप, ठीक है। अब 2021 का अगर मैं आपको काउंट करके बताऊँ, ₹4, ₹4, ₹4, ₹6, कितना दे दिया, 12 और 6, ₹18 डिविडेंड देते हैं। 16 में ऑन द स्मॉलर साइड कह रहा हूँ, ठीक है। 2022 में ₹5, ₹4, ₹4, अभी तक ये ₹13 दे चुका है। तो सिंपल है यार, 13-18 अगर ₹16 डिविडेंड दे रहा है, 1000 शेयर्स आपने परचेज़ कर लिए 110 की वैल्यू पे इस वक्त जो चल रहा है। आप लोगों की सिंपल इन्वेस्टमेंट हुई 1,10,000 ये मैं इस पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। आप 100 शेयर्स भी खरीद सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो उस हिसाब से करेगा। ₹16,000 डिविडेंड आएगा आपके पास ₹16 के हिसाब से, ठीक है। आप सिंपली इसको इससे डिवाइड कर दिया, 14.5% रिटर्न। फाइलर हो 15% इसमें से कटेगा, बाकी आपके बैंक अकाउंट में हर साल क्वार्टरली डाल दिया जाएगा। टेंशन फ्री होके 15% कंपाउंडिंग करते रहोगे और बढ़ता रहेगा। उस पर भी मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता भी होगा इसका, ठीक है। इसके अलावा छोटी सी बात बैंक अल-फलाह की कर देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं शरिया कंप्लाइंट में सिर्फ मीज़ान बैंक आता है और बैंक इस्लामी आता है, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। ये थोड़ा ओवर स्टेटेड है। अगर बैंक अल-फलाह आपको लेना है तो 30 रुपये पे आप इसको बाय आउट कर सकते हैं। ये हर साल ₹4 का डिविडेंड देता है, तो ₹4 के डिविडेंड के हिसाब से आप लोगों का रिटर्न अच्छा बन जाता है। आप इसकी भी चीज़ें जाके चेक कर सकते हैं। हम देखें 2021 में ₹2 डिविडेंड ये हर 6 मंथली देता है। UBL MCB हर क्वार्टरली आपको देती हैं, ठीक है। अब 2020 में देखें, इसने ₹2 दिया, ₹4, ₹2, ₹4। इस बार इसने ₹2.5 दे दिया है, तो मेरे ख्याल में दिसंबर एंड में ये ₹2 दे देगा और शायद इस साल रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे थे तो ₹4.5 दे देगा। ₹1.5 भी दे तो आप, मैंने तो ₹4 के हिसाब से इसको काउंट किया हुआ है, लेकिन 33.94 पे थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। ₹30 पे आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और कैपिटल गेन के लिए कैपिटल गेन भी ले सकते हैं अगर आगे बढ़ता है तो इस पे भी आपको देखें ₹30 पे अगर आप लेते हैं 1000 शेयर्स, सिंपल है। अब इसको भी कैलकुलेट भी क्या करना है यार, 1000 बाय 30,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई, ठीक है। ₹4 का डिविडेंड देगा, ये 4000 का आपका डिविडेंड बनेगा। सिंपली आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, 13.33% रिटर्न। तो सिंपल रिटर्न, इसके अलावा कैपिटल गेन का भी फ़ायदा। इस तरह के अप्रोच रखेंगे, सेफ़ रहेंगे ज़्यादा आप लोग, मतलब सेफ़ रहेंगे, आपके पैसों पे आप पे रिटर्न भी आता रहेगा और टेंशन फ्री रहेंगे। जो जॉब वगैरह लोग करते हैं जिनको मार्केट वॉच करने का इतना टाइम नहीं है, मेरी ये प्रेफरेंस होती है कि आप लोग ऐसे स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा जाएं। अच्छा, आप एंड प्रो टिप, मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी हो, वैसे भी 15, 17 मिनट की वीडियो बन जाती है यार, बोलना शुरू करता हूँ तो। खैर, तो एक प्रो टिप जो मैं आपको कह रहा था कि एंड में दूंगा, ITYM से रिलेटेड ये टिप है। पहले ये मेरी होल्डिंग में है, मैं चाह रहा था इस पर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा था नहीं छोड़ो, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत कम होती है तो लोग ऐसे स्टॉक्स को बहुत कम प्रेफर करते हैं। मेरी बाइंग है तकरीबन 250 की, ठीक है। अब इसको मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप इसमें देखें, सबसे पहले तो मैं आपकी स्टॉक मूवमेंट दिखाता हूँ। इसकी 198 की प्राइस चल रही थी, 198.78 का प्राइस चल रहा था 31 अक्टूबर पे। अगेन मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मुझे लगता है ये होगा, ज़रूर होगा।
ठीक है। 198.78, 11 दिन में इसने 21 रुपये गेन किया है, और ये 228 पे भी गया था 0.49 पे 3 नवंबर को। क्यों ऐसा, क्यों कि ये थोड़ा ऊपर ऊपर जाता जा रहा है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इसने, अगर आप लोगों को याद हो और थोड़ी मार्केट फॉलो करते हो, तो 2020 में इसने 200% बोनस शेयर्स दिए थे, ठीक है। और उससे पहले भी अगर आप देखते रहें तो हर साल ये अच्छे अच्छे डिविडेंड्स देता है। जैसे कि 2020 में तो कोविड के टाइम पे 10 रुपये दिए थे। 2019 में देखें, 2020 में इसने 10 रुपये दिए थे, फिर इसने 15 रुपये और दिए थे, तो इसने कल तकरीबन 25 रुपये का डिविडेंड दिया था 2020 में। 2019 में तो 25 रुपये और 15 रुपये, तो फिर 25 रुपये का डिविडेंड, तो 25 रुपये का डिविडेंड इसने 2019 और 2020 में दिया है। 2021 में इसने 5 रुपये का डिविडेंड दिया है सिर्फ, और अब 2022 चल रहा है और काफ़ी टाइम हो चुका है। इसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक जून की इशू नहीं की हैं, जिस पे इन्होंने ली है एक्सटेंशन। अगर आप जाके देखेंगे, इनको अप्रूवल भी मिल गई है एक्सटेंशन की, जो इन्होंने 30 जून के अपने रिजल्ट्स पब्लिश नहीं किए हैं, और ना ही इसने अपने पब्लिश किए हैं 30 सितंबर के रिजल्ट्स। तो अभी इनको जो एक्सटेंशन मिली है वो मिली है 30 नवंबर तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें एक सर्कुलर है, उसको आप जाके देख भी सकते हैं कि कब तक की इनको एक्सटेंशन मिली है। मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। हाँ, 27 नवंबर तक की इनको एक्सटेंशन मिली है। तो ये कभी भी नेक्स्ट वीक में अनाउंस कर सकते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। जैसे ही अनाउंस करेंगे ये स्टॉक शूट करेगा इन द एक्सपेक्टेशन कि ये फिर से बोनस शेयर्स अनाउंस करेंगे या डिविडेंड अनाउंस करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि आप डिविडेंड या बोनस के लिए वेट करो, मैं कहूँगा कि शेयर परचेज करो जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि अनाउंसमेंट से पहले भी बढ़ जाता है, जो अभी बढ़ चुका है। उसके बाद बढ़ने के, अनाउंसमेंट होने के बाद भी ये ऊपर जाएगा, 10-15 रुपये 20 रुपये ऊपर जाएगा। आप सिंपली एग्ज़िट कर जाओ जब ये ऊपर एक अपर लॉक तो लगेगा जो मुझे लगता है, ठीक है। जैसे ही ऊपर जाए एग्ज़िट कर लो। डिविडेंड जब अनाउंस होते हैं, कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, आप लोगों का इसमें कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं होना चाहिए। आप अपना शेयर उठाओ, बाहर निकल लो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी प्रोटेक्ट थी जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। इसकी 15% फ्री फ्लोट है, तो ज़्यादातर शेयर्स इसके अपने लोगों ने अपने पास रखा हुआ है। शेयर बहुत अच्छा है लेकिन मूवमेंट बहुत कम होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो नहीं बनाता। तो दोस्तों ये एक छोटी सी टिप थी जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप नहीं भी उठाना चाहते तो उसको मॉनिटर कर लें। 221 पे चल रहा है, ये ज़रूर ऊपर जाएगा कमिंग वीक में, जो मुझे लगता है। तो दोस्तों ये आज की मेरी वीडियो थी, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी स्टॉक के बारे में वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो उस स्टॉक को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो मुझे लगता है मैं आप लोगों को उस पर कमेंट में जवाब भी दे दूंगा। अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो भी बना लूँगा। थैंक यू दोस्तों आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। और कल पाकिस्तान अपना फाइनल खेलने जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। होपफुली हम जीत रहे हैं। खुदा हाफिज़।